क्या आपने कभी सोचा है कि एक कप चाय और एक कप कॉफी, इनको उगाने के लिए जो जलवायु चाहिए उसमें कितना बारीक सा फर्क होता है? हाँ, और ये सवाल बहुत दिलचस्प है। या फिर ये कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर केटू है या कंचनजंगा? चाय और कॉफी भारत के कह सकते हैं दो सबसे पसंदीदा पेय। हाँ, तो अगर हम उत्पादन के लिहाज से देखें तो भारत दुनिया में कॉफी उत्पादन में 7वें स्थान पर है। 7वें पर। जी, लेकिन चाय के मामले में हम दुनिया में दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। और दिलचस्प बात यह है कि खपत में भी हम दूसरे ही नंबर पर हैं। हाँ, मतलब जितनी चाय हम उगाते हैं उसका बड़ा हिस्सा हम खुद ही पी जाते हैं। बिल्कुल। खैर, यहाँ एक खास तकनीक का जिक्र आया है, छाया विकसित कॉफी या शेड ग्रोन कॉफी। Right. ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ये होता क्या है? ये कॉफी उगाने का एक आप कह सकते हैं बहुत ही पारंपरिक और पर्यावरण के लिए अच्छा तरीका है। अच्छा। इसमें कॉफी के पौधों को किसी खेत को साफ करके नहीं उगाते, बल्कि जंगल के जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी कुदरती छांव के नीचे ही उगाया जाता है। ओह, यानी प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं? लगभग नहीं। इससे फायदे कई हैं। स्वाद तो बेहतर होता ही है, पर सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण को है। ये जैव विविधता मतलब बायोडायवर्सिटी को बचाता है। क्योंकि जंगल अपनी जगह पर बना रहता है। बिल्कुल, पंछी, जानवर, दूसरे पौधे सब वहीं रहते हैं। और ये मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। भारत की ज्यादातर कॉफी, खासकर पश्चिमी घाट के इलाकों में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इसी तरीके से उगाई जाती है। वाह। अच्छा, तो चाय और कॉफी की जलवायु में बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, दोनों को गर्म और नमी वाली जलवायु तो चाहिए, लेकिन अंतर वो बारीकियों में है। जैसे चाय के लिए 15 से 23 डिग्री सेल्सियस का तापमान अच्छा माना जाता है, जबकि कॉफी थोड़ी ज्यादा गर्मी झेल सकती है, मतलब 15 से 30 डिग्री तक। और बारिश? बारिश चाय को ज्यादा चाहिए, करीबन 150 से 300 सेंटीमीटर। वहीं कॉफी 100 से 250 सेंटीमीटर में भी हो जाती है। और जमीन का क्या मतलब, मिट्टी का? चाय के बागान हमेशा ढलानों पर ही क्यों होते हैं? यही सबसे बड़ा फर्क है। चाय को हल्की अम्लीय मतलब एसिडिक मिट्टी चाहिए, जिसमें पानी बिल्कुल न रुके। अच्छा, पानी जमा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अगर जड़ में पानी रुका तो पौधा खराब, इसीलिए उसे ढलानों पर उगाते हैं। वहीं कॉफी को जैविक तत्वों से भरी हुई उपजाऊ मिट्टी ज्यादा पसंद है। समझ गए। लेकिन बेहतर फसल के लिए अच्छी मिट्टी तो बहुत जरूरी है। पर हमारे स्रोतों में भारत की मिट्टी की सेहत को लेकर एक गंभीर चेतावनी भी है। हाँ, और ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। क्या है वो? समस्या है मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की भारी गिरावट। पिछले 70 सालों में भारतीय मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का औसत स्तर 1% से घटकर सिर्फ 0.3% रह गया है। सिर्फ 0.3%? ये तो बहुत ही कम है। इसका मतलब क्या हुआ? जमीन बंजर हो रही है। बिल्कुल, ऑर्गेनिक कार्बन ही तो मिट्टी की जान होता है। उसकी उर्वरता, उसकी पानी सोखने की क्षमता, सब इसी पर निर्भर है। इसकी कमी का सीधा मतलब है मरुस्थलीकरण की तरफ बढ़ना। तो इससे निपटने के क्या तरीके हैं? 3 प्रमुख तरीके अपनाए जाते हैं। एक है टेरेसिंग, मतलब पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाना। हाँ, वो तो हमने पहाड़ी इलाकों में देखा है, सीढ़ी जैसे खेत। जी। दूसरा है कंटूर प्लॉइंग। इसमें जुताई ढलान के ऊपर नीचे नहीं, बल्कि ढलान की गोलाई के साथ साथ की जाती है। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे छोटी छोटी मेड़ें बन जाती हैं जो पानी को रोकती हैं और उसे मिट्टी में सोखने का समय देती हैं। और तीसरी विधि है मल्चिंग। मल्चिंग? हाँ, जिसमें मिट्टी को पुआल या पत्तियों जैसी जैविक चीजों से ढक देते हैं ताकि उसकी नमी बनी रहे। अच्छा, तो जिस जमीन पर हम खेती करते हैं उसे बचाने से लेकर उन विशाल पर्वतों तक जो हमारे भूगोल को बनाते हैं, सब आपस में जुड़ा है। चलिए, अब भारत के कुछ सबसे ऊंचे शिखरों की बात करते हैं। हाँ, तो अगर हम भारत की मुख्य भूमि पर स्थित सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो वो है कंचनजंगा। सिक्किम में? जी, सिक्किम में। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। इसके बाद उत्तराखंड में नंदा देवी का स्थान आता है और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है अनामोडी, केरल में। यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन केटू और कंचनजंगा को लेकर होता है। ये एक क्लासिक परीक्षा का सवाल है। बिल्कुल, और अक्सर लोग गलती कर देते हैं। केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, बेशक कंचनजंगा से ऊंचा है। हाँ, 8,611 मीटर। जी, लेकिन वो पाक अधिकृत कश्मीर मतलब पीओके के काराकोरम रेंज में है। इसलिए जब सवाल साफ तौर पर भारत की मुख्य भूमि का होता है या अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी का, हाँ, तो सही जवाब हमेशा कंचनजंगा ही होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये पर्वतमालाएं सिर्फ हमारी पहचान नहीं, हमारी सामरिक सीमाएं भी हैं।
और इन मुश्किल इलाकों को देश से जोड़ने के लिए कमाल की इंजीनियरिंग भी देखने को मिलती है। हाँ, जैसे कुछ रणनीतिक पुल। इनमें सबसे खास है असम में लोहित नदी पर बना धोला सादिया पुल। भूपेन हजारिका सेतु। जी, 9.15 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये भारत का सबसे लंबा पुल है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पर बना पुल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और ये सिर्फ आम लोगों की सुविधा के लिए नहीं बने हैं, है ना? इनका असल सामरिक उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य है चीन से लगी सीमा LAC तक हमारी सेना की पहुंच को हर मौसम में बनाए रखना। अच्छा। ये पुल इतने मजबूत हैं कि इन पर से 60 टन के युद्धक टैंक भी गुजर सकते हैं। इससे न सिर्फ रसद पहुंचाना आसान होता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर सैनिकों की तेजी से तैनाती भी हो सकती है। तो जमीन से लेकर सरहदों तक भौतिक मजबूती तो हमने देख ली, लेकिन किसी भी देश की असली ताकत उसकी संस्थाओं से होती है। सही बात है। तो चलिए अब संस्थागत सुधारों की बात करते हैं, और शुरुआत लोक अदालतों से। लोक अदालतें यानी जनता की अदालत, ये भारतीय न्याय व्यवस्था को आम आदमी के करीब लाने की एक बेहतरीन कोशिश है। इसका आधार क्या है? इसका आधार है संविधान का अनुच्छेद 39A, जो कहता है कि किसी को भी गरीबी की वजह से न्याय से दूर नहीं रखा जाना चाहिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये आम अदालतों से अलग कैसे है? सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती और फैसले आपसी समझौते से होते हैं, जिससे किसी की हार नहीं होती। अच्छा। ये सिविल मामले, पारिवारिक विवाद और ऐसे आपराधिक मामले जो बहुत गंभीर न हो, उनको सुलझाने में बहुत कारगर हैं। और क्या इनके भी प्रकार होते हैं? हाँ, मुख्य रूप से 3 राष्ट्रीय लोक अदालतें जो हर 3 महीने में पूरे देश में लगती हैं, स्थायी लोक अदालतें जो बिजली पानी जैसी जन सुविधाओं के मामलों को देखती हैं, और अब तो शायद डिजिटल भी हो गई हैं। जी, अब लोक अदालतें भी हैं जो तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। न्याय व्यवस्था की बात हो रही है तो न्यायाधीशों की नियुक्ति का विषय भी अहम है। यहाँ भी एक आम सा भ्रम है जिसे साफ करना जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल करते हैं हाईकोर्ट के परामर्श से। राज्यपाल? जी, जबकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, संस्थाओं की बात करते हुए एक वैचारिक विषय भी है, नीति शास्त्र और नैतिकता, यानी एथिक्स और मोरालिटी। हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं। हाँ, जबकि इनमें एक बुनियादी फर्क है। क्या है वो? इसे सरल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि एथिक्स यानी नीति शास्त्र बाहरी नियम होते हैं। बाहरी नियम? जैसे किसी समाज या पेशे द्वारा तय किए गए नियम। डॉक्टर की एथिक्स या पत्रकार की एथिक्स, ये एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट है। अच्छा, तो फिर मोरालिटी क्या है? ये हमारे अपने उसूल हुए? बिल्कुल। मोरालिटी हमारे आंतरिक व्यक्तिगत सिद्धांत है। ये हमारी अपनी समझ है कि क्या सही है और क्या गलत, जो हमारे संस्कारों से बनती है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई चीज नैतिक रूप से गलत लगे, लेकिन पेशेवर नीति शास्त्र के हिसाब से सही हो। हाँ, हो सकता है। जैसे एक वकील को उस मुजरिम का भी बचाव करना पड़ता है जिसे वो शायद व्यक्तिगत रूप से दोषी मानता हो, वो उसकी पेशेवर एथिक्स है। ये बहुत साफ तरीके से समझाया आपने। अब देश की आर्थिक सेहत की बात करते हैं, खासकर GDP की गणना में सुधार की। इसमें क्या समस्याएं आ रही थीं? एक बड़ी समस्या थी सांख्यिकीय विसंगति, यानी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रेपेंसी। सांख्यिकीय विसंगति, ये क्या होता है आसान भाषा में? आसान भाषा में मतलब जब हम GDP को 2 अलग-अलग तरीकों से नापते थे, एक कितना सामान बना और दूसरा कितना खर्च हुआ, तो दोनों में फर्क आ जाता था। अच्छा, तो आंकड़े मैच नहीं करते थे? जी बिल्कुल, और इससे अर्थव्यवस्था की साफ तस्वीर नहीं मिलती थी। तो इस अंतर को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है? इसके समाधान के लिए अब सप्लाई एंड यूज टेबल्स यानी SUTs का इस्तेमाल हो रहा है। ये एक बहुत विस्तृत प्रणाली है जो अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के इनपुट और आउटपुट का पूरा हिसाब रखती है। इससे मिलान ज्यादा सटीक होता है। हाँ, और इसके अलावा GDP की गणना के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने का भी प्रस्ताव है, ताकि अर्थव्यवस्था की मौजूदा हकीकत बेहतर तरीके से सामने आ सके। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे जमीन की सेहत से लेकर देश की आर्थिक सेहत तक हर स्तर पर मजबूती लाने की कोशिश हो रही है। अब इस चर्चा के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं, डिजिटल आत्मनिर्भरता। हाँ, और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ईकॉम AI प्लेटफॉर्म। ईकॉम AI? जी, ये पूरी तरह से भारत में विकसित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है।
इसे खास तौर पर संवेदनशील सैन्य वातावरण में इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, जहां डेटा की सुरक्षा सबसे ऊपर होती है। संवेदनशील सैन्य वातावरण से मतलब? जैसे खुफिया जानकारी का विश्लेषण करने में या ड्रोन फुटेज को समझने में। बिल्कुल। और ये सब बिना किसी विदेशी कंपनी के सर्वर पर निर्भर हुए। मकसद ही यही है कि एआई जैसी नाजुक तकनीक में भारत किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहे। और इसी आत्मनिर्भरता की कहानी का दूसरा बड़ा किरदार है हमारा अपना माइक्रो प्रोसेसर। आप DHRU-64 की बात कर रहे हैं? जी हाँ, एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर बनाना कितना बड़ा मील का पत्थर है। ये बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसे CDAC ने बनाया है। DHRU-64 भारत का पहला स्वदेशी 64-बिट प्रोसेसर है। पहला? जी। अभी तक हम अपने लैपटॉप, सर्वर, यहाँ तक कि सुपर कंप्यूटर के लिए भी विदेशी प्रोसेसर पर ही निर्भर थे। ये निर्भरता न सिर्फ महंगी पड़ती है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक हो सकती है। तो DHRU-64 उस निर्भरता को खत्म करने की शुरुआत है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक चिप नहीं है, ये तकनीकी संप्रभुता का प्रतीक है। बहुत अच्छी बात।